नमस्कार दोस्तों। कहीं आप बुद्धिमान तो नहीं हो गए हैं? कहीं आपकी ज्ञान तो नहीं बढ़ गया है? कहीं आपकी बुद्धि में फेर तो नहीं आ गया है? कहीं आप बदल तो नहीं गए हैं? इन सब चीजों को चेक करने का थर्मामीटर आरएसएस के पास है और आरएसएस वक्त बेवक्त उनको चेक करता रहता है कि कहीं गलती से आपकी बुद्धि न खुल जाए और इसके लिए वो बड़े उपाय करता है। नरेंद्र मोदी आरएसएस के प्रचारक हैं। हालांकि झूठ बोल के बने, वो शादीशुदा थे, लेकिन उन्होंने झूठ बोला कि वो गैर शादीशुदा है और करके बाद में पकड़ा गया तो वहां से पार्टी में भेज दिए गए। चलिए कोई बात नहीं, है तो आरएसएस के। अब ये विभिन्न प्रयोग नरेंद्र मोदी के तमाम पद पाने के पहले से ही है। तो जब नरेंद्र मोदी सीआईए की ट्रेनिंग कर रहे थे उस वक्त से तब गणेश जी को दूध पिलाया गया था। ओ हर कोई दूध पिलाने दौड़ पड़ा दौड़ पड़ा दौड़ पड़ा, पता नहीं किससे पिया नहीं पिया। अब आप देखें, मैंने तो अपने सामने देखा किसी ने नहीं पिया। उन दिनों मैं लखनऊ में था। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद में फिर इसी तरीके से कभी बल कट चोटी कटवा और तमाम लड़कियों की चोटी कटे जाती, पता नहीं कहां कौन काट रहा था। लोग उसी में पागल हुए थे। बड़ा अखबारों में, हम भी उस समय संपादक थे किसी अखबार के, तो हम भी छाप रहे थे। क्या करें भाई, समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद इसी तरीके से उन्होंने कहा ताली बजाओ थाली बजाओ ये बजाओ कोरोना गो कोरोना गो कोरोना और गो कोरोना, और साहब वो हुआ। और उसके बाद आज ही का दिन था इत्तेफाक से, तो 5 अप्रैल था, 5 अप्रैल 2020। और उस दिन क्या होता है? उस दिन कहते हैं नरेंद्र मोदी रात के 9 बजे 9 मिनट पूरी बत्तियां बंद कर दीजिए। घर के दरवाजे पे खड़े होके, घर की बालकनी में खड़े होके और जगह खड़े होके अपने मोबाइल की रोशनी से, अपने टार्च की रोशनी से, दिया बत्ती की रोशनी से और सबसे पूरा वो कीजिए और ताली थाली बजाइए और कोरोना भगाइए। साहब, इस देश में तमाम, कोई पत्रकार था, कोई प्रोफेसर था, कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई वकील था, कोई व्यापारी था, कुछ भी आप कर लो, किसी भी समुदाय से, सब ये करने में जुटे थे। कहीं ज्ञान विज्ञान का कहीं कोई वो नहीं था कि गलती से हम ये कह दें नहीं ये कौन सी साइंस है, ये कौन सा तरीका है। नहीं, कोई सवाल नहीं। यह होता है, यही होना चाहिए और यही हो रहा है देश में भी और देश के बाहर भी। चंद लोग सवाल उठा पाते हैं, चंद लोग बता पाते हैं। तो इसी पे आता हूं। राहुल गांधी ने वक्फ बिल लाने के समय में ही कहा था, ट्वीट किया था कि यह बिल असल में मुस्लिम समुदाय को डराने और उसकी संपत्तियों को हड़पने के एक घिनौने उद्देश्य के साथ लेकर के आया जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं और कड़ा विरोध करेंगे हर मोर्चे पर। और कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए पूरी टीम सजाई। विपक्ष की पूरी, चूंकि वो पूरे विपक्ष को प्रतिनिधित्व करते हैं, उसका भी उन्होंने किया। चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, दोनों जगह कड़ा मुकाबला किया। लेकिन जैसा हम जानते हैं, आजकल तो लोकसभा हो या राज्यसभा, नरेंद्र मोदी का अपना राज दरबार बन चुका है। वहां पर कोई भी उस चीज को सुना ही नहीं जाता है जो चीज कानूनन है, जो संविधान के मुताबिक है, जो कुछ है। लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम आखिरी दम तक लड़े। हमें पता था हमारे पास नंबर नहीं, फिर भी लड़ रहे थे। यह राहुल गांधी का जज्बा है और पूरी ताकत से लड़े। मणिपुर के लिए लड़े, पूरी ताकत से लड़े। नतीजा तो जनता को देना है। अब क्या होता है कि बिल पास हो जाता है, कोई बात नहीं। श्रीमती सोनिया गांधी इसको लेके कहती हैं
कि यह पूरी तरह से असंवैधानिक है, यह संविधान की अनुच्छेदों के मूल भावना के खिलाफ है और यह थोपा गया बिल है, क्योंकि इस तरह से करके एक समाज को डराने की कोशिश की जा रही। वही बात जो राहुल जी ने कही। अब आगे देखिए, इसके बाद में राहुल जी ने यह भी आगाह किया था, यह शुरुआत है, पहला टारगेट मुस्लिम है, उसके बाद में ईसाई आएंगे, सिख आएंगे, बौद्ध आएंगे, जैन आएंगे और सब आएंगे और इन सब पे अटैक होगा। अब ऑर्गेनाइजर जो मुखपत्र है आरएसएस का, वह लिखता है कि 7 करोड़ हेक्टेयर जमीन ईसाइयों के पास है और ईसाइयों के कब्जे में इतनी जमीन है जैसे इन्होंने ही दी हो, और उसके बाद में उसको लेके वो तमाम तरह की बातें लिखते हैं। वो इशारा कर देते हैं कि अब इस जमीन पर उनकी गिद्ध निगाह है। बिल्कुल है, यही बात तो राहुल गांधी ने कही और यही बात वो बार बार कह रहे हैं। और जब यह बात सामने आ जाती है तो घबराहट होती है। अब वही ईसाई समुदाय जो केरल में बैठ के वहां उनका बिशप इसी नफरत से भरा हुआ कह रहा था वक्फ बोर्ड के इस बिल का समर्थन करते हैं, अब वो बताए कि आगे क्या होने वाला है। यही तो तरीका है कि बांटो और राज करो। पहले आपको पुचकार देंगे, फिर आपको बता देंगे, फिर इनको पुचकार देंगे, इनको बता देंगे, फिर इनको करेंगे और सबके ऊपर हमला करेंगे। इसी बात को हरसिमरत कौर बादल ने बड़ा स्पष्ट सदन के अंदर कहा और यही हो रहा है। एसजीपीसी की जो सिखों की जमीनें हैं, गुरुद्वारे हैं, उन पर धीरे धीरे कब्जा किया जा रहा है, जैनिज्म में कब्जा किया जा रहा है और पर किया जा रहा है। तो ये सब है। बहरहाल कोई बात नहीं, ये बिल आया। कांग्रेस पार्टी के मोहम्मद जावेद जो बिहार से सांसद हैं, उन्होंने इस पर केस फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में कि यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, इसलिए कानून अवैध है, इसको निरस्त किया जाना चाहिए। जैसे ही भाजपा ने देखा कि कांग्रेस ने यह लड़ाई शुरू कर दी है, तुरंत उन्होंने कैसे आगे चल के यह रिट खराब की जाए, उसके लिए तुरंत रात शाम को भेज दिया। किसको? ओवैसी को। और ओवैसी ने भी जाके एक एप्लीकेशन फाइल कर दी। अब इसका नतीजा क्या होता है? वही ओवैसी वहां उनके साथ में, भाजपाइयों और सबके साथ में, जब वहां कैंटीन में लंच या टी पार्टी जो भी कर रहा था, तो वहां जो ठहाके लेकर के मजा ले रहा था। अब आप समझिए, यहां आप ये कहते हैं, वहां ठहाके लेते हैं उनके साथ। क्या? क्यों? क्योंकि आप असल में मुस्लिम समुदाय के लिए नहीं, अपने लिए राजनीति करते हैं। आप वोट काटने की राजनीति करते हैं, भाजपा की बी टीम का काम करते हैं, तो वो सामने दिखता है। बहरहाल कांग्रेस शिद्दत से इस मामले को लेकर के गई और लड़ने को तैयार। लेकिन क्या न्यायालय में इंसाफ मिलेगा? यह सवाल जरूर है। इस सवाल खड़ा होता है गुजरात से। गुजरात हाई कोर्ट में एक केस गया कि एक दरगाह को वहां की सरकार ने गिरा दिया, डिमोलिश कर, और कहा यह सरकारी जमीन। हाई कोर्ट कहता है सरकारी जमीन पे वक्फ कैसे हो सकता है, और वो कहता है ठीक हुआ। अब आप भी कहेंगे ठीक हुआ, मैं भी कहूंगा ठीक हुआ, लेकिन सच क्या है? वो दरगाह पहले से थी और उस दरगाह को 1956 में वो पूरी जमीन अधिग्रहित की गई थी रोड के लिए, सरकार ने अधिग्रहित की, और जब अधिग्रहित की तो वह जमीन भेज दी गई सरकार के पास सड़क बनाने के लिए। और जब सड़क बनी तो यह आश्वासन दिया गया कि यह दरगाह नहीं तोड़ी जाएगी, इसके साइड से निकाल ली जाएगी, यानी एडजस्ट किया गया था। अब उन्होंने भी कहा चलिए ठीक है, हमारी दरगाह बच जाए, हमें कोई ये नहीं है, हमारी भी जमीन चली जाती है तो हमें मंजूर है, और यहां से हो गया। अब उसको वो बता करके वो दरगाह तोड़ी जाती। ये साजिशें रची जाती हैं। ये वैसे ही साजिशें, ये आश्वासन देते हैं, तमाम चीजें करते हैं और बाद में उसके उलट करते हैं, या इसका सबूत
कि इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। उधर ईसाइयों से मिलके ईसाइयों से अपना पुराना रिश्ता बताते हैं, जिस देश जाते हैं वहां से अपना रिश्ता बताते हैं। तो अब आता हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 मई 1949 को भारत की संविधान सभा में एक बात कही थी, जो गांधी का भी विचार था। वो यही कि अल्पसंख्यक की आवाज नहीं दबानी, वहां बहुमत से फैसला नहीं होना है, क्योंकि वो बहुमत में तो है ही नहीं, और जो बहुमत में नहीं है उनका फैसला बहुमत से करेंगे तो वो हार ही जाएंगे। तो इसलिए उनको संवैधानिक संरक्षण देने की जरूरत है। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, इनको बहुमत से फैसले की बजाय इनके हितों के मुताबिक, इनके चीजों को देखते हुए संविधान की मूल भावना के हिसाब से कोई फैसला लेना चाहिए और करना चाहिए। यह बात पंडित नेहरू ने कही। लेकिन साहब, आज बहुमत के नाम पे अदालतों के जजेज कह रहे हैं कि अब देश इससे चलेगा, बहुसंख्यक से चलेगा। तो जब बहुसंख्यक से चलेगा तो यह तो उचित नहीं, क्योंकि जो अल्पसंख्यक है वो बहुसंख्यक तो है ही नहीं। और जब यही वजह है कि जब भारत का प्रधानमंत्री मिलता है बांग्लादेश के कार्यवाह से, तो डॉक्टर यूसुफ से, तो वहां उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वो कह सके कि हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है इसको रोक दीजिए, कड़ाई से कह दे, जैसे इंदिरा गांधी ने किया। नहीं कह पाया, तो एक लाइन में निपटा दिया, प्लीज देखिएगा ये ना हो, काम खत्म, जिससे हमारी भी फॉर्मेलिटी हो जाए, बात खत्म हो जाए। वहां धंधे की बात करता रहा, तो धंधेबाज है, तो धंधेबाजों से आप क्या उम्मीद करेंगे? यही करेंगे। तो आपकी जमीनों और सब पर जो एक कब्जा करने का है, ये इसी तरीके से होता है। अब धंधे का ही बताता हूं, आपको लूटने का क्रम चल रहा है हर तरह से। उधर ट्रंप टैरिफ लगा रहा है, दुनिया के देश उसे जवाब दे रहे हैं। चीन ने भी 34% टैरिफ लगा दिया। अमेरिका, ट्रंप भिन्ना गया, कहने लगा ये तो बिल्कुल जाति है। अरे जाति क्या है, तुम कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं। जब तुम ये बात कहते हो तो हम भी। इसको लेके बहुत बड़े जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के मुख्य सलाहकार थे, आर्थिक सलाहकार, वो कौशिक बासु साहब, वो कहते हैं कि ये ट्रंप के लिए सेल्फ गोल होगा और ये बड़ी त्रासदी हो जाएगी अमेरिका के लिए। वो अमेरिका की ही यूनिवर्सिटी में बड़े प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के, एचओडी। अब इसको आप समझिए, इधर क्या हो रहा, इसी तरीके से भारत के अंदर नरेंद्र मोदी सेल्फ गोल कर रहे हैं। खुद तो जाके तमाम देशों में, जिस देश में जाते हैं, साहब हमें कोई पुरस्कार दे दो, हम विश्व गुरु कहलाने लगे, हमें पुरस्कार दे दो। जिन जिन देशों से पुरस्कार ले आए हैं उन्हीं देशों ने इन्हें गच्चा दे दिया और देश को लूटने का काम किया है, चाहे जिस जगह से देखिए। तो अब श्रीलंका से पुरस्कार ले जा रहे हैं, क्या? मित्र विभूषण पुरस्कार। अब मित्र विभूषण हो गए। चलिए भाई, मित्र विभूषण ही है, सबको ही कहता है, अडानी अंबानी के मित्र ही हैं ये, इतने खास मित्र हैं कि उसके विभूषण। तो अब इन्होंने पहले कहा कि हम सड़कें ये करेंगे वो करेंगे, आपने भी बड़े खुशी, हमें भी खुशी। लेकिन सड़कें क्या करेंगे? आपकी उसमें धंधा करेंगे। सड़कें अब नो प्रॉफिट नो लॉस पे नहीं चलेंगी, प्रॉफिट पे चलेंगी। सरकार धंधा करती है, उसका उदाहरण देखिए कि पिछले वित्त वर्ष में भारत सरकार ने 61,000 करोड़ रुपया नेशनल हाईवे से वसूला, जो प्रॉफिट है उनका, और राज्य सरकारों ने 12,000 करोड़ रुपया अपने यहां स्टेट हाईवे से वसूला। साहब, पहले चंद सड़कें होती थी और जिनमें पुलाही पड़ती थी अकेले। फिर जब बड़ी बनना शुरू हुई तो उन पर टोल लगाने की शुरुआत जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय हुई। और नितिन गडकरी पुराना धंधेबाज है, संघी है पक्का, तो मीठा मीठा बोल के और खेल करता है, यही इनकी खासियत है। तो साहब वो कर रहा है, तो ये लूट का खेल चल रहा है।
आपकी जेब से हर तरह का टैक्स लगाया जाएगा। कहा जाएगा नोटबंदी से ये होगा, काला धन आएगा, ये होगा, और उसके बाद में उस नोटबंदी से आपके रोजगार जाएंगे, आपकी सारी चीजें खराब होंगी, आप बर्बाद होंगे। और जो काले धन वाले थे उनका काला धन वास्तव में सफेद हो जाएगा। उधर जीएसटी लाए, आपको कहा गया आपको क्या नुकसान है, व्यापारी देगा, ये देगा, वो देगा। और व्यापारी किससे लेगा? आपकी जेब से निकालेगा। निकाला उसने, आप बर्बाद, व्यापार बर्बाद। अब आपकी खरीदने की क्षमता खत्म हो गई। खरीदने की क्षमता खत्म हो गई, इसका उदाहरण है कि आरबीआई के नेतृत्व में एक रिसर्च होती है, उसमें सामने आता है इस देश के 68% लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1 लाख रुपए तक के कर्ज लिए और वह कर्ज अदा करने की हालत में। जिन्होंने अपने गहने गिरवी रख के कर्ज लिए, वो 84% गहने छुड़ाने की स्थिति में नहीं। अब आप सोचिए किस स्थिति में देश को लाके खड़ा कर, यह सब करके आपको लूट करके कहा जा रहा है अडानी अंबानी जैसे। तो नरेंद्र मोदी जो विश्वगुरु बनने की बात कहते हैं, ट्रंप के आगे पहुंच के बिल्कुल नतमस्तक हो जाते हैं। वो गाली भी देता है तो सुनते हैं, खुश होते हैं उसमें, और भारत के ऊपर, देश के ऊपर भयंकर टैरिफ लगवा लेते हैं। बदले में नहीं लगा पाते, अपने ऊपर लगवा लेते। उधर आप देखिए इसी तरीके, इसका नतीजा क्या होता है? भारत का बाजार शुक्रवार को एकदम से ढक से गिरता है, 900 कुछ पॉइंट गिर जाता है, 9 लाख करोड़ रुपए का सीधे सीधे डूब जाता है। कह रहे थे, इनका गोदी मीडिया कह रहा था नहीं नहीं साहब कुछ नहीं, सब बड़ा अच्छा है, चंगा सी, भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और ये होता है। उधर इसी तरीके से जब ये सारे हो रहे होते हैं, चाइना हमारी जमीन छीन रहा होता है, चाइना हमारे सब पे कब्जा कर रहा होता है। राहुल गांधी संसद में कहते हैं कि चाइना ने हमारी 44,000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा कर ली। 44,000 वर्ग किलोमीटर जमीन नरेंद्र मोदी के शासन में कब्जा कर ली, हम उसे क्यों नहीं छुड़ा रहे? इसके पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। पंडित नेहरू पे आरोप लगाते हैं, जबकि पंडित नेहरू ने खुद 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा की थी। क्योंकि उस समय जो 1947 का नक्शा है वो देख लीजिए, और जो 1955 में खुद पंडित जी ने अपना नक्शा बनाया, उसमें चाइना की जमीन अपने में दिखा करके और वहां घुस गए थे, उल्टा इन्होंने कब्जा कर लिया। इसी कारण उसने अटैक किया था 1962 में चाउ माउ ने, और यही पूरा विवाद था। लेकिन फिर भी उन्होंने जमीन नहीं जाने दी थी, जमीन नहीं जाने दी थी। तो उसी कारण से श्रीमती गांधी ने नाथुला में, चोला में, सब जगह हरा करके और सिक्किम को छीन करके अपने में मिला करके दिखा दिया था कि विश्वगुरु क्या होता है। तो इनकी यह स्थिति। राजीव गांधी ने दिखा दिया था कि नेफा को छीन के भारत का अरुणाचल प्रदेश बना दिया था। लेकिन ये तो चीन का चा नहीं बोल सकते, लेकिन व्यापार चीन को सारा देंगे, चीन के सारे माल आएंगे, भारत का सब बर्बाद होगा और यहां मैन्युफैक्चरिंग ठप हो जाएगी, यहां के लोग मरेंगे। तो यानी इस टैरिफ से यह नुकसान होने जा रहा है कि जो बेरोजगारी अभी परम पे थी वो और चरम पे आ जाएगी। तो यह नुकसान देखिए, आप इंतजार करते रहे, नहीं आपका तो कुछ नहीं, और फिर आपकी बारी आएगी। यही चल रहा है, ये नरेंद्र मोदी का नक्कार खाना है, और उसमें आप मजा लीजिए। वो ये चेक करते रहेंगे कहीं आपके दिमाग तो नहीं आ गया, आप तर्क वितर्क तो नहीं करने का लगे, सवाल तो नहीं करने लगे। इसीलिए नई शिक्षा नीति में इतना बदलाव कर दिया है कि आप सवाल करने की स्थिति में आपके बच्चे रहे ही नहीं, वो गोबर ज्ञान ही बने। तो आप गोबर खाइए और जो है गौमूत्र पीजिए और खुश हो जाइए। जय